हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सिर्फ IAS। तो हम यहाँ एकदम नई सीरीज लॉन्च कर रहे हैं इंडियन इकोनॉमी बाय संजीव वर्मा की एक बार फिर से। इसका रीज़न ये है कि जो पुरानी सीरीज़ है मेरी उसमें मैंने फिर बताया कि स्टार्टिंग का चैनल था, सिर्फ और सिर्फ मैंने उसको कंप्लीट करा दिया था और मोस्ट ऑफ दी जगह उसमें सिर्फ रीडिंग है। इस बार मेरी कोशिश है, अगर मुझे इस चैनल को वन स्टॉप डेस्टिनेशन बनाना है यूपीएससी के लिए, सारी चीज़ें देनी है, तो बहुत ही ज़रूरी हो जाता है कि मैं एक बेहतरीन कोर्स आपके सामने रखूं जो अंडरस्टैंडेबल हो ईजिली। तो इस वजह से मैं ये सीरीज़ फिर से कंटिन्यू कर रही हूँ और मुझे उम्मीद है कि आप इतना ही प्यार देंगे जैसे कि आप बाकी सीरीज़ों को दे रहे हैं। और मैंने जैसे कि आपका चैलेंजेस टू इंटरनल सिक्योरिटी को भी मैंने फिर से कंटिन्यू करा है, तो इसको भी मैं कर रही हूँ और जल्द से जल्द मेरी कोशिश रहेगी कि मैं इसको भी कंप्लीट कर दूँ। और बस सपोर्ट करिएगा, टाइम बिना वेस्ट करे चैप्टर नंबर 1 आज के लिए शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है आउटपुट ऑफ एन इकोनॉमी। तो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें, और आखिरी में अपना प्यारा कमेंट ज़रूर छोड़िएगा कि आखिरकार पहली वाली सीरीज से कंपैरिजन में कितनी बेटर आपको लगी। आइए चलिए शुरुआत करते हैं। तो आउटपुट ऑफ एन इकोनॉमी को पढ़ने के लिए सबसे पहले हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है कि हम ये आखिरकार आउटपुट क्या होता है वो जानते हैं। तो एक एग्जाम्पल के तौर से समझते हैं। एक समोसा आपको बनाना है। हुँ? तो समोसे के लिए आप मैदा लेकर आओगे, आप आलू लेकर आओगे, आप कुछ मसाले लेकर आओगे, आप रिफाइंड लेकर आओगे और इन सबको आप मिला-मिलू के आखिरी में इसको जब फ्राई कर लोगे, तो फ्राई करने के बाद आप बनाओगे समोसा। तो जो ये सामान लेकर आए हो ना, इसे हम लोग बोलेंगे रॉ मटेरियल। और जो समोसा बन के तैयार हुआ, जो एक इंसान खरीद के खा लेगा, उसे कहेंगे समोसे को फिनिश्ड गुड्स, क्योंकि इन सब से मिलके ये बना है। क्लियर है? अब बात आती है इनपुट आउटपुट के सेंस में इसको समझने की। तो ये सारे आपके जितने भी रॉ मटेरियल है, ये सब इनपुट है, ये सब आप लगा रहे हो और आउटपुट निकल के क्या आ रहा है? समोसा। तो इस तरह से समझे। इनपुट मशीन है, कोई मशीन है, मान लो कि चक्की है आटा पीसने वाली, सॉरी गेहूं पीसने वाली। आपने उसमें गेहूं डाला इधर से और निकल के आया आटा, तो इनपुट करा गेहूं का, निकला आटा। समझ रहे हो? तो इनपुट आउटपुट का मतलब ये होता है। अब देखो, बेसिकली जो इकोनॉमी होती है पूरी, उसमें बहुत चीजें आप देखते हो, गुड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, सेलिंग हो रही है, सर्विसेज दी जा रही हैं। अब इस सेंस में यहाँ पे चीज़ों को समझेंगे। ये रॉ मटेरियल समझ गए आप, कन्वर्ट किस में कर रहे हैं? फिनिश गुड्स में, एग्रीकल्चर क्रॉप्स में, फॉरेस्ट्री, लाइफ स्टॉक, स्टील, सीमेंट, साइकिल, ब्रेड, बहुत सारी ऐसी चीजें। क्लियर है? साथ ही साथ सर्विसेज भी दी जा रही हैं। अब सर्विसेज आप कहोगे आखिरकार क्या होती हैं? तो भाई बैंक में जाते हो ना, तो बैंकिंग सर्विस हो गई। इंश्योरेंस लेते हो, आप शिपिंग वगैरह कराते हो, तो ये सारी की सारी सर्विसेज हैं। और ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं, ये पैसे के टर्म में, मतलब मॉनेटरी टर्म में, हर जगह ये पैसे का काम हो रहा है। और वहाँ की जो लोकल करेंसी उस हिसाब से हो रहा है। अगर इंडिया में बात करें तो रुपए के हिसाब से हो रहा है, और अगर हम यूएसए वगैरह में बात करें तो डॉलर, जो यूएस डॉलर है उसके हिसाब से हो रहा है। तो ये सब पैसे के टर्म में चीज़ें हो रही हैं। अब देखिए, इतनी बात समझ में आई, क्या हुआ क्या नहीं हुआ? अब आप कहोगे कि आखिरकार कि आउटपुट आखिरकार होता क्या है मैम? आउटपुट क्या हुआ? तो अगर आप कहोगे इकोनॉमी का आउटपुट क्या है, तो आप इस तरह से कैलकुलेट करोगे कि जितनी चीज़ें बन के तैयार हो रही हैं एक पर्टिकुलर पीरियड में, अब वो पीरियड कितना भी हो सकता है। अगर हम लोग क्वार्टर की बात करें तो क्वार्टर पीरियड होता है 3 महीने का। हाफ ईयर की बात करें तो वो 6 महीने का होता है, या पूरे ईयर की बात करें तो वो 12 महीने का होता है। तो इन तीनों ही कॉन्सेप्ट में अगर हम बात करते हैं कि भाई आखिरकार आउटपुट क्या है, तो जितनी भी चीज़ें इन इस इसमें से कोई भी पीरियड के लिए जितनी भी चीज़ें टोटल बन के तैयार हो रही हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग कहते हैं आउटपुट। ठीक है? आउटपुट पर से इम्प्लाइज एग्रीगेशन ऑफ मॉनेटरी वैल्यू ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज। जितने भी आउटपुट क्या होगा यहाँ पे, जो है आपका जो मॉनेटरी वैल्यू होगी इन सारे गुड्स एंड सर्विसेज की, जो कि प्रोड्यूस हुए हैं इकोनॉमी के अंदर गिवन पीरियड ऑफ टाइम में। अब वो कुछ भी हो सकता है, क्वार्टर हो सकता है, हाफ हो सकता है, या 12 महीने हो सकते हैं। तो समझ रहे हैं? तो आउटपुट में क्या हो गया? वो सारी चीजें आ गई जिसके बदले आप पैसा दोगे लेने के लिए।
उस सामान को जिसकी मॉनेटरी वैल्यू है, आप फ्री में नहीं लोगे, जिसको खरीदने के लिए आप कुछ पैसा दोगे इन एक्सचेंज ऑफ मनी, मॉनेटरी वैल्यू होगी जिसकी, उसे हम लोग आउटपुट कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि कोई मछली पकड़ने वाला इंसान है, ठीक है? मछुआरा जिसे बोलते हैं, फिशरमैन जिसे कहते हैं, वो मछलियाँ जो है वो मान लीजिए पकड़ रहा है। तो उसमें से मान लीजिए कि 100 मछलियाँ उसने पकड़ी। अब उसमें से 100 मछली में से उसने मान लीजिए 20 अपने घर के लिए रख ली, सेल्फ कंजम्पशन के लिए वो खुद खाएगा, और बाकी सारी जो है वो उसने 80 मछलियाँ जो हैं वो मार्केट में बेच दी। क्लियर है? मार्केट में बेच दी। तो इस वजह से जो मॉनेटरी वैल्यू होगी सारी फिशेस की, ये आप कहोगे कि कॉन्सेप्ट है आउटपुट का। मतलब इसमें जितना भी जो पैसे के बदले में आया है मामला, उसे आप आउटपुट के अंदर जोड़ोगे। तो मतलब आउटपुट समझ गए ना, क्या होता है क्या नहीं होता है। तो देखिए अभी तक देखिए और चीजें हम थोड़ा समझते हैं। आउटपुट मे बी एज वेल कंप्राइज ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स। अब समझिए, स्टील और सीमेंट जो होते हैं, स्टील और सीमेंट जो होते हैं वो खुद में देखो बन के तैयार हुए। अब इंटरमीडिएट गुड्स आपको पहले मैं बता दूं कि होते क्या हैं। देखिए, रॉ मटेरियल से कोई गुड बना, अभी हमने क्या समझा कि हमने मैदा, आपका साथ में रिफाइंड, आपका आलू, आपके मसाले सब मिला के हमने समोसा बना दिया, और समोसा हमने बेच दिया कस्टमर को। लेकिन कुछ ऐसे गुड्स होते हैं जिनको मिला के आप बनाते हो सामान, और वो सामान काम आता है कुछ और बनाने में। सीमेंट की फैक्ट्री होती है ना, तो सीमेंट की फैक्ट्री में सीमेंट बन के तैयार हुआ। अब सीमेंट सीधा नहीं यूज हो जाएगा, सीमेंट यूज हो रहा है घर बनाने में, तो जो घर बन के तैयार हुआ वो फिनिश गुड्स यहाँ पे हुआ। समझ रहे हैं? अब स्टील की फैक्ट्री में स्टील बना, तो स्टील सीधा सीधा किसी ने नहीं यूज करा। अब स्टील से रॉड्स बन सकती हैं, स्टील के बर्तन बन सकते हैं, तो उसके आगे भी, तो जो गुड यहाँ पे किसी और गुड को बनाने के काम आता है, और वो खुद भी पहले किसी गुड से बना होता है, उसको हम लोग कहते हैं इंटरमीडिएट गुड्स। मतलब बीच का बिचौलिया इंसान। समझ रहे? इंसान नहीं, मतलब बिचौलिया चीज। इतनी बात समझ में आई? तो ये आउटपुट इसमें भी आता है। आउटपुट इसको भी गिनोगे, आपकी स्टील सीमेंट जैसी चीजों को भी आउटपुट गिनोगे जो बदले में फिनिश्ड गुड्स बनाती हैं। तो ये सारे गुड्स आप फर्दर यूज में नहीं रख सकते हो, एक्सेप्ट फॉर यूज लाइक कार्स, बिल्डिंग्स, है ना। दीज फाइनल गुड्स कैन नॉट बी पुट टू फर्दर यूज एक्सेप्ट फॉर यूज लाइक कार्स, बिल्डिंग्स। मतलब मैंने बताया ना, आप स्टील घर में खाली लाके क्या करोगे जब तक के लिए इसके आगे कुछ इसका यूज नहीं करोगे तो। तो ये होती है बात। अब और थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब मान लो जो इंटरमीडिएट गुड्स मैंने आपको बताए, अगर इसको भी आप आउटपुट की डेफिनेशन में जोड़ दो। एक तो फिनिश गुड्स को तो जोड़ ही दिया था, जो आखिरी में बन के तैयार हो रहा है, जैसे समोसा, उसको तो जोड़ ही दिया था। और साथ में अगर ये इंटरमीडिएट गुड्स, जैसे स्टील सीमेंट मैंने आपको बताया, तो अगर आप इंटरमीडिएट गुड्स और फिनिश गुड्स दोनों को ही अगर आप आउटपुट की डेफिनेशन में जोड़ देते हो, आप कहते हो ये दोनों ही आउटपुट हैं, तो भैया क्या आप कर रहे हो? आप पैसा 2 बार जोड़ रहे हो ना। देखो समझो, समझाते हैं कैसे। अब मान के चलो कि आपने सीमेंट का पैसा जोड़ा, सीमेंट बन के तैयार हुआ, और वो भी आपने सोचा कि आउटपुट है, और इसके मान लीजिए आपने 100 रुपए जोड़े। अब सीमेंट से जब बिल्डिंग बन के तैयार हुई, तो वो भी एक आउटपुट है, तब वो भी एक फिनिश गुड्स है। अब मान लो सीमेंट की उसमें वैल्यू फिर से 100 रुपए आ रही है, तो आपने फिर से 100 रुपए जोड़ी। तो एक ही सीमेंट की वैल्यू आप 2 बार जोड़ रहे हो ना, तो 200 रुपए हो जाएगी। इतनी बात समझ रहे हो ना? तो इससे क्या हो रहा है, तो इन्फ्लेशन वाला हिसाब किताब हो जाएगा। अब और तरीके से कुछ आपको समझाती हूँ मैं, कि जैसे मान लो कि गेहूं होता है ना, वीट, तो वीट का प्रोडक्शन हुआ, क्लियर है, उससे क्या बना? आटा बना। आपने गेहूं पिसवाया, गेहूं से बना आटा। अब आटा को अगर आप कह लो कि फिनिश पुट, वो आपका आउटपुट है, क्लियर है। अब मान लो कि 200 रुपए का आटा यहाँ तैयार हुआ, और उसके बाद उस आटे से बनी ब्रेड, ठीक। अब ब्रेड यहाँ पे जब बेची गई, तो उससे क्या होगा कि अब वो भी आप उसमें कहोगे उसमें भी तो आटा लगा है, उसकी भी जोड़ दोगे, तो डबल बार आपने जोड़ दिया ना। तो इस वजह से जो आउटपुट पर से जब डबल वाला को अवॉइड करने के लिए जो सिर्फ मॉनेटरी वैल्यू ब्रेड की होगी उसे कंसिडर करोगे आप, या आटा या फ्लोर, इसमें जो भी गेहूं के पैसे आप नहीं जोड़ोगे।
मतलब समझे? अगर इन इंटरमीडिएट गुड से कुछ ऐसा फिनिश गुड बन रहा है, जैसे कि मान लीजिए ब्रेड बन के तैयार हो रही है, तो मॉनेटरी वैल्यू सिर्फ़ और सिर्फ़ ब्रेड की जोड़ी जाएगी। उसके पहले जो आटा पीस के तैयार हुआ था या जो गेहूँ पीस के आटा बना था, उसकी वैल्यू को नहीं जोड़ा जाएगा। सिर्फ़ और सिर्फ़ जो मॉनेटरी टर्म में जिन चीज़ों को लिया जा रहा है, फिनिश गुड्स के तौर पे सिर्फ़ उसको ही आप जोड़ोगे। तभी यहाँ पे फाइनल गुड को अगर सिर्फ आप जोड़ोगे, तभी ये डबल काउंटिंग को अवॉइड कर सकते हो। डबल काउंटिंग मतलब एक बार पहले जोड़ लिया, बाद में दूसरी बार जोड़ लिया। इतनी बात समझ में आई? अब आप कहोगे कि अच्छा ठीक है मैम, बात तो आपकी सही है। अब जो हम कार वार खरीद के लेकर आते हैं, ठीक है, अब कार खरीदने के बाद मान लीजिए हमने सेकेंड हैंड बेच दी किसी को वो कार, तो क्या अब इस पैसे को जो है वो क्या हम इकोनॉमी में जोड़ेंगे जो हमें बेच के इनकम प्राप्त हुई है? तो इसका आंसर है नहीं। एक बार में सिर्फ एक बार जो फ्रेश प्रोडक्शन होगा, सिर्फ और सिर्फ आप उसी को जोड़ोगे। क्लियर है? एकदम क्लियर है। अब अपन ने ये तो जान लिया कि आखिरकार भाई प्रोड्यूस करना या कह सकते हो सर्विस देना को आप जो है वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज कहते हो। बट आखिरकार ये जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होती हैं, ये कौन करता है? हु आर द प्रोड्यूसर्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज? तो ये कुछ भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, समझिए। या आप कर रहे हो तो इंडिविजुअल लेवल पे हो जाएंगी चीज़ें, या कुछ छोटे जो छोटे-छोटे बिज़नेसमैन होते हैं, जिन्हें स्मॉल और पेटी बिज़नेसमैन कहते हैं, वो भी हो सकते हैं। कुछ प्राइवेट कंपनीज़, बड़ी-बड़ी कंपनी ले लो आप, टाटा हो गए, बिरला हो गए, रिलायंस हो गए, तो इन सब भी कर सकते हैं। और इवन हमारी सरकार भी, गवर्नमेंट भी कर सकती है अपनी पब्लिक सेक्टर कंपनीज़ के थ्रू, जैसे कि ओएनजीसी, सेल वगैरह। ठीक है? या बाहर से जो है कंपनीज़ भी आ सकती हैं, फॉरेन कंपनीज़ भी आ सकती हैं, नोकिया हो गया, सोनी हो गया, सैमसंग हो गया, कोई भी ऐसे हो गया। तो यहाँ पे अगर हम सभी का मॉनेटरी वैल्यू, अगर हम सारे ही फाइनल गुड्स की या सर्विसेज की ले लें, जो हमारी एक एक बाउंड्री के अंदर, हमारे जियोग्राफिकल बाउंड्री, हमारे कंट्री के अंदर प्रोड्यूस हो रहा है मामला, और ये ना सोचें कि कौन प्रोड्यूसर है कौन नहीं, तो उसे हम डोमेस्टिक आउटपुट बोलेंगे। अब आप याद कैसे रखोगे डोमेस्टिक आउटपुट को? तो डोमेस्टिक का मतलब होता है अपने घर का, होम। ठीक है? अब ये हमारी, मान लो सपोज करो कंट्री है, तो कंट्री के अंदर जो भी प्रोडक्शन हो रहा है गुड्स एंड सर्विसेज का, नो मैटर वो कौन कर रहा है, इससे मतलब नहीं है। जो भी प्रोडक्शन हो रहा है उसे हम लोग सीधा सीधा डोमेस्टिक आउटपुट बोल देंगे। समझ रहे हैं? तो डोमेस्टिक आउटपुट अगर हम इंडिया के सेंस में लेके चलें, तो इसमें मॉनेटरी वैल्यू सारे ही फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की होती है, चाहे वो इंडिविजुअल दे रहा हो, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर दे रहा हो, चाहे वो पब्लिक सेक्टर दे रहा हो, चाहे वो फॉरेन कंपनीज देती हो, कोई भी दे रहा हो। समझ रहे हैं? अब आगे बढ़ के बात करेंगे कि ये तो समझ गए हम कि भाई कौन प्रोड्यूस कर रहा है। अब बात आती है कि कैसे प्रोड्यूस कर रहे हो। समझ रहे हो? कैसे प्रोड्यूस कर रहे हो? अगर हमें प्रोडक्शन करना है तो हमें कोई जगह की ज़रूरत तो पड़ेगी ना, कि सड़क पे कर लोगे? कोई इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, कोई जगह ऐसी होनी चाहिए जहाँ पे हम गुड्स को जो है वो प्रोड्यूस कर सकें। तो हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी? हमें ज़रूरत पड़ेगी किसी लैंड की, है ना? कोई ज़मीन की ज़रूरत पड़ेगी, या हमें किसी बिल्डिंग की ज़रूरत पड़ सकती है। समझ रहे हैं? उसके बाद क्या ज़रूरत पड़ेगी? हमको पैसे की ज़रूरत पड़ेगी, उसमें कैसे, पैसा लगाए बिना कैसे हो सकता है? क्योंकि पैसे से ही मशीन आएँगी, पैसे से ही आप रॉ मटेरियल खरीदोगे, तो मतलब पैसे को बोलते हैं कैपिटल, तो कैपिटल की ज़रूरत पड़ेगी। हुँ? उसके बाद आपको कुछ मार्केटिंग करने के लिए कुछ इन्वेस्ट करना पड़ेगा, ऐसे थोड़ी आपने कुछ भी बनाया, पता ही नहीं है कि सामने वाले को इनकी कंपनी का ब्रांड है ये, तो कैसे ही लोग खरीदेंगे? तो मार्केटिंग करना पड़ेगा। अब जब बिकने की बारी आएगी तो आपको ट्रांसपोर्टेशन भी अरेंज करना पड़ेगा कि यहाँ से वहाँ सामान कैसे जाएगा, तो ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत पड़ेगी। हुँ? उसके साथ आपको भई बनाएगा कौन? मशीन अकेले थोड़ी चलेगी, लेबर की ज़रूरत पड़ेगी। समझ रहे हैं? और इन सबको, है ना? इन सबको जो है मैनेज कौन करेगा? यहाँ पे एक बंदा और मैनेज करेगा, और क्या कहते हैं, इसे हम लोग एंटरप्रेन्योर बोलेंगे। ठीक है? तो ये सारे होते हैं लोग, जिससे मिल के हम यहाँ पे प्रोडक्शन करते हैं। तो इन सब चीज़ों को हम साथ में क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? बोलते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्यों बोलते हैं? यही सारे फैक्टर्स हैं जिनसे हम प्रोडक्शन कर पाते हैं। तो जिन्होंने इकोनॉमिक्स पढ़ी है तो उनके लिए तो इतना टफ नहीं है, उनके लिए काफ़ी इजी कॉन्सेप्ट्स हैं। जिन्होंने नहीं पढ़ी है उनके लिए थोड़ा-सा मैं इलैबोरेटली समझा देती हूँ, बिकॉज़ पिछली सीरीज़ में थोड़ा जो है रीडिंग हो गई थी, और मैंने देखा कि भई बच्चों को प्रॉब्लम आई। इस वजह से इसमें आप मुझे बताइएगा, अपना फीडबैक दीजिएगा, आपको कैसा लगा? हुँ? तो अगर आपको प्रोडक्शन करना है तो आपको फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की ज़रूरत बहुत पड़ेगी, और
फैक्टर और प्रोडक्शन का बहुत ज़्यादा असर पड़ता है किसी भी गुड की कॉस्ट पे। भाई जितना सामान बनाने में पैसा लग रहा है उससे उसी हिसाब से तो गुड्स की कॉस्ट होगी ना। ऐसे तो है नहीं कि ₹5 का बनाया और ₹2 का बेच दोगे, ₹5 से ऊपर ही बेचोगे तभी प्रॉफिट कमाओगे। क्योंकि हर एक बिजनेस का जो मेन मोटिव होता है वो होता है प्रॉफिट मेकिंग का। क्लियर है? तो अब आपने मान लो कि अगर कैपिटल लेकर आए हो, ठीक है? तो वो पैसा जो आप लगा रहे हो अपना, उस पैसे का कुछ भाई मॉनेटरी वैल्यू होती है। उसके बाद जो भी आप जगह लोगे, जहाँ पे लैंड मैंने बताया कोई बिल्डिंग लिया, तो उसका आपको रेंट देना पड़ेगा, तो वो भी पैसा होता है। क्लियर है? अब जो लेबर जो काम करेगी आपके यहाँ, उसको भी आप कुछ वेजेस वगैरह पैसा सैलरी दोगे, तो वो भी आपका पैसा जाएगा। समझ रहे हैं? और जब आप ये सारा काम करोगे, तो ये सब कुछ गुड्स को बेचने के बाद जो आपको प्रॉफिट होगा, वो भी तो भई आप ही के आएगा अंदर, तो वो आपका भी तो है। भई आपने सारा काम किया, देखिए प्रॉफिट जो बंदे को होता है ना, वो प्रॉफिट भी उसकी मेहनत का नतीजा होता है। ऐसा नहीं है कि वो बैठे-बैठे कमा रहा है, उसने इतना कुछ अरेंज करा है, उस मेहनत का नतीजा है उसका प्रॉफिट, तो वो भी हम कॉस्ट में ही जोड़ेंगे। समझ रहे हैं? क्योंकि वो रिस्क ले रहा है, अपना पैसा लगा रहा है, रेंट दे रहा है, कितनों के बिज़नेस फ्लॉप हो जाते हैं, लेकिन जिनका अगर चला, तो वो रिस्क तरीके ले रहा है ना अपना। रिस्क लेगा, तो बदले में उसको प्रॉफ़िट मिल रहा है। समझ रहे हैं? तो कॉस्ट यहाँ पे जो है, वो सारे फैक्टर अब देखिए यहाँ पे, अब बात आती है कि आखिरकार क्या कॉस्ट होती है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की? जितना कुछ हमने लगाया और इन सबको पैसा दिया, तो आखिरकार इनको हम कॉस्ट क्या देंगे? हुँ? तो यहाँ एक चीज़ और समझिएगा, इसको ज़रा दूसरे पहलू से एक बार देखिए कि जो आप रेंट दे रहे हो, बिल्डिंग जो आपने ली थी, ठीक है? बिल्डिंग का आपने रेंट दिया, तो आपके लिए तो वो खर्चा है। लेकिन जो बिल्डिंग ओनर है, जो वो रेंट ले रहा है, उसके लिए तो इनकम है ना, समझे? तो किसी के लिए कुछ खर्चा है, किसी के लिए कुछ इनकम है। जैसे कि लेबर को आपने जो भी पैसा दिया, वेजेस प्रोवाइड करी, सैलरी प्रोवाइड करी, तो आपके लिए वो एक तरह का एक्सपेंस है। लेकिन उस लेबर के लिए तो वो इनकम है। समझ रहे हैं ना? या आपने जो प्रॉफिट लिया वो आपके लिए इनकम ही तो है एक तरीके से। तो आपको हम इस तरीके से समझाते हैं कि जो प्रॉफिट है उसको भी आप जोड़ो। ऐसे समझिए, सपोज करिए कि लैंड है, ज़मीन है, उसका आप रेंट दे रहे हो कुछ 10,000 रुपए। उसके बाद लेबर को आप सैलरी दे रहे हो कुछ 1,000 रुपए। आपने कैपिटल लगाई कुछ 750 रुपए की, ठीक है? बुक का एग्जाम्पल है, देख लीजिएगा। एंटरप्रेन्योर को जो प्रॉफिट मिला, मतलब आपको जो प्रॉफिट मिला एज एन रिस्क लेने की वजह से, वो मान लीजिए 500 मिला। तो जो टोटल कॉस्ट आपकी आएगी वो आएगी 12,250। क्योंकि अगर इसमें आपको कोई प्रॉफिट होएगा ही नहीं, अगर आप अपनी कॉस्ट हटा ही दो, आपको कोई प्रॉफिट ही नहीं हो रहा है, तो बेकार है आपका काम करना। समझ रहे हैं ना? तो सारी कॉस्ट को यहाँ पे इंक्लूड करा गया है और एंटरप्रेन्योर को 12,250 रुपए पड़ा है। ठीक है? तो आउटपुट क्या हुआ? आउटपुट भी सेम अमाउंट का हुआ। आउटपुट कितना निकला? आउटपुट भी 12,250 रुपए का ही निकला। ठीक है? अब इनकम क्या हुई फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की? वो फिर से हुई 12,250। कैसे? क्योंकि उसमें हमने सब कुछ जोड़ा ना, एंटरप्रेन्योर का रिस्क वगैरह भी जोड़ा और यहाँ पे आउटपुट कितना निकल के आ रहा है वो भी जोड़ा। समझ रहे हैं? तो बेसिकली समझ रहे हैं, यहाँ पे एक चीज़ समझ रहे हैं कि आउटपुट जो है वो आउटपुट या फिर कॉस्ट ऑफ इनकम फॉर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन यहाँ पे सेम होती है। तो आउटपुट और इनकम ये दोनों ही साइड्स हैं सेम कॉइन के। समझ रहे हैं ना? सेम चीज़ यहाँ पे लिखी जा रही है। चाहे आउटपुट कह लो, चाहे इनकम कर लो, चाहे वो यहाँ पे मानी एक ही चीज़ जाएगी। क्लियर है? क्योंकि हमने 12,250 रुपए का सामान निकाला और 12,250 रुपए मेरी कॉस्ट आ गई। हुँ? अब कभी-कभी क्या होता है कि आउटपुट को प्रोडक्ट ऑफ एन इकोनॉमी भी कहते हैं। क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय फैक्टर कॉस्ट। फिर समझिएगा, आपको समझाते हैं। आउटपुट को क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट ऑफ एन इकोनॉमी, मतलब जितना भी क्वांटिटी निकली, मान लो 10 क्वांटिटी, मान लो 5 क्वांटिटी निकली, ठीक है? और उसको कर दो इनटू फैक्टर कॉस्ट। मान लो सब कुछ फैक्टर पूरी सब तरह से कॉस्ट निकल के आ रही है 1,000। क्लियर है? तो यहाँ पे कितना निकल के आ गया? 5,000 रुपए। तो 5,000 रुपए हो गया आउटपुट। समझ रहे हैं? तो मतलब कभी-कभी क्या बोलते हैं कि आउटपुट जो है उसको प्रोडक्ट ऑफ एन इकोनॉमी भी बोलते हैं, मतलब क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय फैक्टर कॉस्ट। दस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड डोमेस्टिक इनकम ऑफ एन इकोनॉमी आर द सेम, मतलब डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो होता है, जो भी सामान बन के निकल रहा है, और जो डोमेस्टिक इनकम है वो सेम है। जैसे कि मैंने आपको 12,250 का एग्जाम्पल देके बताया। तो अभी तक आप समझ गए डोमेस्टिक प्रोडक्ट इनकम क्या होती है, ये सब क्या होती है। अब एक बड़ा अलग चीज़ आती है, वो ये कि ऐसे लोग जो आखिरकार बाहर रह रहे हैं, है ना? आपके चाचा, नाना, भाई, भतीजे जो बाहर रह रहे हैं, है ना? वो भी तो जो है अपनी इनकम जो है वो यहाँ भेज रहे होंगे, क्योंकि वो तो बाहर से इनकम ले रहे हैं। वो तो बाहर से इनकम ले रहे हैं।
समझ रहे हैं ना? तो अब आप यहाँ पे अभी तो हमने डोमेस्टिक की बात की। डोमेस्टिक का मतलब होता है कंट्री के अंदर का जो मामला हो रहा है उसकी बात हो रही है। बहुत ही गौर से समझिएगा। डोमेस्टिक में क्या चीज़ें होती हैं कि कंट्री के अंदर जो भी हलचल मच रही है, ये हम उसकी बात कर रहे हैं। लेकिन अगर जो बाहर हमारे जानने वाले रह रहे हैं, वहाँ की करेंसी कमा रहे हैं और वहाँ से इंडिया में भेज रहे हैं, तो इसे क्या हम बोलेंगे? तो ये अगर हम ये यहाँ पे बोलते हैं तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, इट इज नेसेसरी लुक बियॉन्ड द जियोग्राफिक बाउंड्रीज दैट वुड इंक्लूड द इनकम ऑफ ऑल द इंडियन नेशनल इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द कंट्री दे करेंटली रिसाइड। अब यहाँ पे मैटर ये नहीं करता कि किस कंट्री में इंडिया का सिटीजन रह रहा है, बस हम यहाँ पे देखेंगे कि आखिरकार टोटल इनकम जो इंडियंस की है ऑल ओवर द वर्ल्ड वो क्या है। समझ रहे हैं ना? अभी तक हम क्या देख रहे थे कि हमारी कंट्री के अंदर जो भी प्रोडक्शन हो रहा है, चाहे वो जो भी कर रहा है, हम उसको इनकम को देख रहे थे। लेकिन जो हमारी कंट्री के नागरिक जो बाहर रह रहे हैं, उनकी इनकम भी तो जोड़ने अब यहाँ चाहिए। तो इसे आप कहते हो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। क्या बोलते हो आप? नेट फैक्टर इनकम इनकम फ्रॉम अब्रॉड। मतलब ये पैसा हमको बाहर से भी तो कुछ मिल रहा है। हम्म तो अब आपके अंदर बात, अगर आपसे कोई पूछे कि आखिरकार बच्चों नेशनल प्रोडक्ट कैसे निकलेगा, नेशनल प्रोडक्ट कैसे निकालोगे, तो नेशनल प्रोडक्ट का आपको फॉर्मूला मैं बताती हूँ कि जो यहाँ इकोनॉमी में प्रोड्यूस हुआ उसे कहते हैं डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो हमने अपनी इकोनॉमी का तो जोड़ ही लिया। उसके बाद हमने प्लस क्या करा, जो हमारे जानने वाले बाहर रह रहे थे, मतलब जानने वाले क्या, जो इंडियंस बाहर रह रहे थे उनकी इनकम को भी तो जोड़ोगे ना, वो इनकम भी तो यहीं आ रही है। तो इसलिए इनकम फ्रॉम अब्रॉड जोड़ ली, जो हमारी इनकम बाहर से मिल रही है। अब इसमें से माइनस क्या करोगे, दिमाग लगाओ। माइनस क्या करोगे, वो इनकम माइनस करोगे जो कि इंडिया में रह रहे हैं, इंडिया के लोग रह रहे हैं और वो फॉरेनर्स हैं। अब देखो, हमारे इंडियन सिटीजन तो देश विदेश में रह रहे हैं, अगर हम वहां से कमाई हुई इनकम इंडिया में जोड़ते हैं, अपने देश में जोड़ते हैं उनके द्वारा कमाई गई इनकम, तो जो हमारे इंडिया में फॉरेनर्स रह रहे हैं उनके द्वारा कमाई गई इनकम तो वो अपने अपने देश में भेजेंगे ना। तो इस वजह से उनकी जो कमाई गई इनकम है उसे हम माइनस करेंगे। तो जो हमारे यहाँ प्रोड्यूस हो रहा है डोमेस्टिक प्रोडक्ट, उसमें हम जोड़ेंगे वो इनकम जो कि हमें फॉरेन से आ रही है, मतलब हमारे जो लोग बाहर रह रहे हैं उसे कहते हैं इंडियन इनकम ऑफ इंडियंस अब्रॉड। और माइनस क्या करेंगे, इनकम्स ऑफ फॉरेनर्स इन इंडिया, जो बाहर के लोग इंडिया में कमा रहे हैं उसको हम माइनस कर देंगे। तो क्या निकल के आ जाएगा, निकल के आ जाएगा नेशनल प्रोडक्ट। क्लियर है? इतनी बात समझ में आ गई? तो ये जो नेट नेशनल इनकम फ्रॉम अब्रॉड होती है, ठीक है, अब हम इसके सेंस में अगर हम ले लें तो एक शॉर्ट फॉर्मूला और बन जाता है नेशनल प्रोडक्ट को निकालने का, कि डोमेस्टिक प्रोडक्ट प्लस माइनस नेट फैक्टर इनकम आपका फ्रॉम अब्रॉड। क्लियर है? प्लस माइनस क्यों कह रहे हैं कि भैया प्लस करेंगे हम आपकी जो इनकम हमारे को बाहर से हमारे इंडियन सिटीजन भेज रहे हैं, और उसको उसमें से इसमें से इसी में से हम माइनस कर देंगे आपका जो हमारे इंडिया में फॉरेनर्स रह रहे हैं उनकी इनकम। तो अब ज़्यादा है चाहे कम है, इसलिए हमने प्लस माइनस यहाँ पे लिख दिया। क्लियर है? इतनी बात समझ में आई है? हाँ। तो यहाँ पे ये चीज़ें हम यहाँ पे क्लियर करते हैं। तो एन इंक्रीज फॉरेन करेंसी डिनोमिनेटेड डेप्थ ऑफ अ कंट्री और सेलिंग डोमेस्टिक असेट टू अ फॉरेन एंटिटीज वो टेंड टू रिड्यूस द नेशनल प्रोडक्ट लीविंग डोमेस्टिक प्रोडक्ट अनचेंज। अब देखिए, मान के चलिए अगर ऐसा हो जाता है कि यहाँ पे फॉरेन करेंसी डिनोमिनेटेड डेप्थ हमारी कंट्री का बढ़ जाता है, या फिर आप कह सकते हो कि अगर हम अपने जो डोमेस्टिक एसेट्स है, हमारा यहाँ का सामान जो है वो किसी फॉरेन कंट्री को, किसी फॉरेन एंटिटी को बेचे दे रहे हैं, तो इससे क्या होगा कि ये वुड टेंड टू रिड्यूस द नेशनल प्रोडक्ट। इससे क्या होगा, नेशनल प्रोडक्ट हमारा कम हो जाएगा। और लेकिन जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट है वो अनचेंज रहेगा। क्यों? क्योंकि जो हमारे यहाँ प्रोड्यूस हो रहा है वो तो उतना ही है, लेकिन कमी किस में आई है, नेशनल प्रोडक्ट में क्यों आई है? क्योंकि हम अपने यहाँ का सामान जो है वो बाहर बेच दिया है हमने। दूसरी बात क्या करी है कि हमने बाहर वालों से लोन ले लिया है, तो उसको हम इंटरेस्ट दे रहे हैं, तो हमारा पैसा बाहर जा रहा है किसी न किसी तरह से। क्लियर है? इतनी बात समझ में आ गई? कॉन्सेप्ट आउटपुट का आई होप आपको क्लियरली समझ में आया होगा। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। कॉन्सेप्ट निकल के आता है डेप्रिसिएशन का। तो देखिए, डेप्रिसिएशन एक कॉन्सेप्ट बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। जिनका इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड है उनको तो पता होगा, लेकिन जिनका नहीं है उनको मैं बताऊं। आप सपोज करो एक कार लेकर आते हो,
कार लेकर आते हो, वो कार आपको मान लो पड़ी 4 लाख रुपए की। क्लियर है? 4 लाख रुपए की आपको कार पड़ी। 40 लाख लिख दिया है, ये मत सोचिएगा 40 लाख रुपए की पड़ गई है, छोटी वाली कार ही लाइए। क्लियर है? 4 लाख रुपए की आपको कार पड़ी। अब आपने कहा ये कार कितना चलेगी यार? तो किसी ने बताया 10 साल तो भाई मेरे चलेगी ही चलेगी। 10 साल चलेगी। अब 4 लाख रुपए को अगर आप 10 से डिवाइड करो तो कितना आता है? 40,000 रुपए। तो इसका मतलब ये जो कार है वो 40,000 रुपए हर साल कम हो रही है। यही तो बात है, तभी तो 10 साल चलेगी, 10 साल बाद की वैल्यू कुछ नहीं रह जाएगी। तो अगर कार 40,000 रुपए हर साल कम हो रही है तो इसी वैल्यू को बोलते हैं हम डेप्रिसिएशन। जो ये कमी होती है एसेट के अंदर, इसे बोलते हैं हम डेप्रिसिएशन। तो ये 40,000 रुपए जो हर साल का है, इसे आप कहोगे डेप्रिसिएशन। इतनी बात समझ में आ गई आप? अगर हम आउटपुट निकालते में ये डेप्रिसिएशन को अगर हम इग्नोर कर दें, अगर हम डेप्रिसिएशन हटा दें कि इसका कोई डेप्रिसिएट हो ही नहीं रही है चीज, तो हम ग्रॉस कॉन्सेप्ट उसको बोलेंगे। ग्रॉस का मतलब ही होता है बेटा जिसमें सब कुछ जुड़ा होता है। क्लियर है? तो डेप्रिसिएशन अगर हम नहीं हटा रहे हैं तो हम इसको ग्रॉस कॉन्सेप्ट बोलेंगे। और अगर हम डेप्रिसिएशन को उसमें से माइनस कर रहे हैं, उसको हम कंसिडर कर रहे हैं, उसे हम अकाउंट करके चल रहे हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे? ग्रॉस के बाद क्या आता है? नेट। तो उसको हम नेट कॉन्सेप्ट बोलेंगे। इतनी बात समझ में आ गई? तो अब आपने एक कॉन्सेप्ट सुना होगा ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट का। नेशनल प्रोडक्ट मैंने आपको बता दिया क्या होता है। क्लियर है? अब ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट का जो आपने कॉन्सेप्ट सुना होगा और ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का आपने कॉन्सेप्ट सुना होगा। तो मैंने आपको नेशनल प्रोडक्ट भी बताया कि क्या होता है और डोमेस्टिक प्रोडक्ट भी बताया आपको क्या होता है। अब इसी को ध्यान में लेके चलिए और इन्हीं डोमेस्टिक प्रोडक्ट को और नेशनल प्रोडक्ट को ग्रॉस के सेंस में अब लेके चलिए। ठीक है? ग्रॉस के सेंस में लेके चलिए तो कैसे आएगा अब आपको बताते हैं। पहला क्या आएगा? जीएनपी मतलब ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट मतलब जो नेशनल प्रोडक्ट है उसमें से डेप्रिसिएशन यहाँ पे माइनस नहीं करा है तो इसे कहते हैं ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। और अगर उसमें से हम डेप्रिसिएशन माइनस कर दें तो आंसर क्या निकल के आएगा? आंसर निकल के आएगा नेट नेशनल प्रोडक्ट। मैंने आपको बताया नेट हो जाता है, तो नेट नेशनल प्रोडक्ट। क्लियर है? अब इसी तरीके से ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट को ले लो। तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट मतलब इसमें सब कुछ जुड़ा हुआ है, टोटल डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो भी आउटपुट निकला है। अगर उसमें से हम माइनस कर दें डेप्रिसिएशन तो निकल के आता है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। क्लियर हो गई बात? नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इतनी बात समझ में हो गई आपके? अब इसी वजह से यहाँ पे 4 कॉन्सेप्ट्स हैं आउटपुट के इकोनॉमी में। एक मैंने आपको बताया कि भाई ये आपका एनएनपी, दूसरा आपको मैंने बताया एनडीपी मतलब नेट नेशनल प्रोडक्ट, डोमेस्टिक प्रोडक्ट, और ये दोनों भी जोड़ लो आप, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट और आपका ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो ये चारों ही कॉन्सेप्ट जो है इकोनॉमी के अंदर चलते हैं। ठीक है? अब आप कहोगे कि मैम ये 4 कॉन्सेप्ट हैं तो आखिरकार कि इकोनॉमी में कितनी ग्रोथ हो रही है, कितनी ग्रोथ नहीं हो रही है, इसको कैसे मेजर करेंगे? है ना? ये इसमें से मेजर करने के लिए इन चारों में से कौन सा कॉन्सेप्ट सबसे बेस्ट है? तो देखिए, अगर हम क्लियरली बात करें तो ये नेट नेशनल प्रोडक्ट सबसे बेस्ट है। नेट नेशनल प्रोडक्ट जिसमें क्या आता है आपका? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट माइनस डेप्रिसिएशन, तो उसको कहते हैं नेट नेशनल प्रोडक्ट। इसलिए क्लियरली अगर हम बात करें तो ये सही है क्योंकि इसमें देखिए सारे के सारे आपके फॉरेन नेशनल भी कवर हो गए हैं। और ये साथ ही साथ नेट इंक्रीज है डेप्रिसिएशन के बाद, तो इसमें फॉरेन वाला भी हिसाब किताब हो गया कि बाहर के जितने भी लोग हैं उनकी इनकम में से जो है अपनी इनकम को घटा दिया मैंने, सब कुछ आ गया। और आखिरी में जो निकल के आया उसमें से हमने माइनस भी कर दिया आपका जो डेप्रिसिएशन है। तो इसे हम जो है वो नेशनल इनकम भी कहते हैं इकोनॉमी की। नेट नेशनल प्रोडक्ट को हम नेशनल इनकम भी कहते हैं। बट ये जो नेट नेशनल प्रोडक्ट वाला हिसाब किताब है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट वाला हिसाब किताब है, वो धीमे 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 अपनी वैल्यू खो रहा है। क्यों खो रहा है अपनी वैल्यू? रीजन क्या है कि भाई देखिए आज के टाइम पे कंट्री जो है उसने बहुत सारा लोन ले रखा है बाहर की कंट्री से। जैसे कि मैंने आपको बताया कि बाहर की कंट्री से लोन ले रखोगे तो ये कमी देखने को आपको इसमें मिलेगी क्योंकि हम इंटरेस्ट वगैरह भी बाहर पे करेंगे, हमारा पैसा बाहर जाएगा। समझ रहे हैं? तो इसकी वजह से ये दिक्कत थोड़ी-सी दे रही है। इससे क्या हो रहा है कि जीएनपी तो मैंने आपको बताया ना नेशनल प्रोडक्ट वहाँ पे क्या रहता है, नेशनल प्रोडक्ट तो घट जाता है, लेकिन डोमेस्टिक प्रोडक्ट सेम रहता है क्योंकि जो प्रोडक्शन हो रहा है वो तो सेम ही हो रहा है ना। तो ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी लग जाता है कि ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट जो है वो तो जो है वो यहाँ पे आपका कम हो जाता है और
जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है वो अनअफेक्टेड रहता है, उस पर कोई इफेक्ट नहीं करता। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे कि आगे जो चीजें चली हैं उससे पता ये चलता है कि इंडिया, जो अगर हम इंडिया के टर्म में देखें तो रेमिटेंसेस हैव बिकम सिग्निफिकेंट इन इकोनॉमीज लाइक इंडिया, अफेक्टिंग जीएनपी, नॉट सीन एज अ करेक्ट वे टू जज आउटपुट ऑफ एन इकोनॉमी। और इसलिए इससे चलते क्या है कि रेमिटेंसेस जो फॉरेन की आती हैं काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट अब इंडिया के लिए हो गई हैं। और आगे चलते क्या है कि ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट वाला जो अब ये कॉन्सेप्ट है, ये अब इतना ज़्यादा करेक्ट या इतना ज़्यादा सही नहीं रह गया है इंडिया के टर्म में। तो ये तो कॉन्सेप्ट हो गया डेप्रिसिएशन का। अब आगे बढ़ेंगे हम और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे कि जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एज अ मेजर ऑफ ग्रोथ। तो अब देखते हैं कि इसी दिक्कतों के चलते हमारी इंडिया हो गया, यूनाइटेड स्टेट्स हो गया, बहुत सारी ऐसी इकोनॉमी है जो अब जीडीपी के टर्म में अपनी इकोनॉमी को गिनने लगी है। हम लोग आज क्या डेली बेसिस पे क्या बात करते हैं कि जीडीपी क्या है, जीडीपी ऐसा, जीडीपी वैसा, है ना। तो जीडीपी बढ़ा, जीडीपी घटा, तो जीडीपी के बारे में बात करते हैं। तो जीडीपी की तरफ काफ़ी सारी कंट्रीज़ बढ़ रही हैं। तो हमने स्टार्टिंग में क्या पढ़ा था कि आउटपुट क्या होता है? कॉन्सेप्ट क्या होता है कि मनी मॉनेटरी वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एज आउटपुट, जितना भी पैसे के टर्म में जो भी गुड्स और सर्विसेज निकल के आ रही है उसे हम लोग आउटपुट कहते हैं। बट आप इस मॉनेटरी वैल्यू को भी, जो पैसे के टर्म की चीज़ है, इसे भी आप दो पर्सपेक्टिव से देखोगे। दो पर्सपेक्टिव से कैसे देखोगे? पहला पर्सपेक्टिव कहता है फैक्टर कॉस्ट। फैक्टर कॉस्ट मतलब जितना पैसा लगा है उस फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को आपने प्रोवाइड करा है। मैंने बताया ना, लैंड, लेबर, एंटरप्रेन्योर, कैपिटल वगैरह जो चीज़ें थी, रॉ मटेरियल वगैरह। तो ये जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को जो आपने पैसा दिया है, एक तो ये पैसा हो गया और दूसरा पैसा हो गया, एक तो फैक्टर कॉस्ट को बोलेंगे, दूसरा बोलेंगे मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस का मतलब जो पैसा होता है, जो प्राइस पे करा जाता है सर्विस का मार्केट में। जैसे मान लो गुड्स और सर्विसेज का मार्केट में, जैसे मान लो समोसा है तो समोसे का मान लो 10 रुपए का समोसा है तो 10 रुपए, ये 10 रुपए जो है वो मार्केट प्राइस कहलाएगा। या आप कहीं जाते हो, आप कोई सर्विस लेते हो तो उसके उसका जो भी प्राइस होगा वो मार्केट प्राइस कहलाएगा। समझ रहे हैं ना। तो अब इतना कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना कि डिफरेंस हम यहाँ पर समझेंगे फैक्टर कॉस्ट में और मार्केट प्राइस के बीच में। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। तो हमें ये भी पता है कि सरकार जो है वो कुछ टैक्सेस भी लगाती है। ऐसा तो है नहीं, आप जाओगे तो जीएसटी भी तो लगता है ना, कुछ टैक्सेस भी तो सामान के ऊपर लगती है। और साथ ही साथ कुछ सब्सिडी प्रोवाइड भी करती है। जैसे कि आप गैस सिलेंडर लोगे तो गैस सिलेंडर पे आपको सब्सिडी भी मिलेगी। कई सारे गुड्स एंड सर्विसेज पे सब्सिडी मिलती भी है। तो हमारे इंडिया में एक्साइज ड्यूटी को दिया जाता है ऑन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स एंड सिमिलरली सर्विस टैक्स को दिया जाता है ऑन सर्विसेज प्रोवाइडेड। तो ये बात तो अलग की हो गई, सर्विस टैक्स की जगह से सब जीएसटी वगैरह निकल के आ गया है। क्लियर है, तो ये सब एक अलग की चीज हो गई है। तो अब यहाँ पे सही चीज समझने वाली जो है वो आपको समझाती हूँ मैं। पहला फैक्टर कॉस्ट, जो कि मैंने आपको बताया कि फैक्टर कॉस्ट क्या है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की कॉस्ट। तो यहाँ पे लिख देती हूँ, थोड़ा सा क्लियर रहेगा। तो फैक्टर कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट टैक्सेस जो कि सरकार लगा रही है, टैक्सेस लगा रही है ना। तो इनडायरेक्ट टैक्सेस, इनडायरेक्ट टैक्सेस से कहते हैं कि डायरेक्ट टैक्स तो इनकम टैक्स वगैरह होता है। तो फैक्टर कॉस्ट जो भी आप पैसा प्रोवाइड कर रहे हो फैक्टर प्रोडक्शन को, प्लस इनडायरेक्ट टैक्सेस जो कि सरकार टैक्स लगा रही है, माइनस क्या करेंगे इसमें से सब्सिडीज, क्योंकि सब्सिडी सरकार आपको दे रही है तो आपको फायदा है। ये बन जाएगा आपका मार्केट प्राइस। क्लियर है, ये आपकी क्या हो रही है, ये आपकी देखिए फैक्टर कॉस्ट जो आपका पैसा लगा, इनडायरेक्ट टैक्सेस जो कि आपको सरकार को दे दोगे, और माइनस जो आपको सरकार से फायदा हो रहा है, और निकल के इससे क्या आएगा, मार्केट प्राइस। समझ में आई बात। या फिर एक दूसरा है जो भी इजी हो समझ में आए वो समझ लीजिएगा। या फिर दूसरा क्या है कि फैक्टर कॉस्ट, ठीक है, फैक्टर कॉस्ट तो सेम रहेगी, फैक्टर कॉस्ट प्लस क्या हो जाएगा, फैक्टर कॉस्ट प्लस, और इस फैक्टर कॉस्ट में आप जोड़ दोगे नेट टैक्सेस। नेट टैक्सेस समझे, नेट टैक्सेस क्या आ जाएगा, नेट टैक्सेस भी वही है कि कि सब्सिडी, नेट टैक्सेस को हमेशा अच्छा नेट टैक्सेस क्या हो गया कि भैया जो भी आपने इनडायरेक्ट टैक्सेस दिया उसमें क्या जोड़ा, आपने क्या माइनस करा, सब्सिडीज माइनस कर दी। क्लियर है। अब हमने ये क्यों नहीं करा, अब आप कहोगे मैम आपने प्लस ही क्यों करा है, आपने पहले तो प्लस और माइनस करा था कि ज्यादा कम भी हो सकता है। नहीं, यहाँ पे हमने प्लस इसलिए किया है क्योंकि हमेशा ऐसा होगा कि सब्सिडीज सरकार कम देगी, टैक्सेस सरकार ज्यादा लेगी। क्लियर है। तो मान लो अगर मान लो 10 रुपए टैक्स लिया गया और उसमें से 5 रुपए सब्सिडी कर दी गई, तो 5 रुपए बचा ना, वो 5 रुपए इसमें हमेशा जुड़ेगा ही जुड़ेगा। इसलिए नेट टैक्स समझ गए क्या होता है, नेट टैक्स समझे। नेट टैक्स में क्या आता है कि जो आप इनडायरेक्ट टैक्स पे कर रहे हो सरकार को और उसके साथ आप क्या कर रहे हो, माइनस कर रहे हो सब्सिडी, इसे कहते हैं नेट टैक्स। तो हमेशा प्लस क्यों है, क्योंकि हमेशा हमेशा ऐसा होगा कि इनडायरेक्ट टैक्स ज्यादा होगा। तो ज्यादा में से अगर कम वाला घटाओगे आप तो यहाँ पे प्लस ही तो रहेगा। तो क्या आएगा यहाँ पे,
फैक्टर कॉस्ट प्लस आपका प्लस नेट टैक्सेस, ये भी यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या निकल के आ जाएगा, मार्केट प्राइस। ठीक है, तो अब ये वाला इजी लगे ये वाला ले लो, ये वाला इजी लगे ये वाला ले लो, दोनों में से दोनों ही सही है। अब यहाँ पे एक और सवाल उठता है, वो ये उठता है कि हम फैक्टर कॉस्ट पे चीज लें या हम मार्केट प्राइस पे चीज लें। जब हम मॉनेटरी वैल्यू किसी गुड की निकालेंगे तो हम यार फैक्टर कॉस्ट को कंसिडर करें या हम कंसिडर करें अपने आपका मार्केट प्राइस को। तो देखिए, जो आउटपुट को मेजर करा जाता है मार्केट प्राइस पे, जो आउटपुट को मेजर किया जाता है एट मार्केट प्राइस कैन बी इंक्रीज बाय इंक्रीजिंग द टैक्सेस ऑफ द इकोनॉमी। This does not necessarily imply that more goods and services have been produced in the economy। फिर समझो, हमने आपको क्या समझाया था, मार्केट प्राइस कैसे निकलेगा, है ना, इजी वाला कॉन्सेप्ट क्या समझाया था कि ये फैक्टर कॉस्ट है, फैक्टर कॉस्ट में हमने इनडायरेक्ट टैक्सेस को जोड़ दिया था। गौर से समझिएगा, इनडायरेक्ट टैक्सेस को जोड़ दिया था, इसके बाद हमने इसमें से माइनस कर दी थी सब्सिडीज, तो हमारा निकल के आ रहा था मार्केट प्राइस। अब सपोज करो हमने यहाँ पे क्या करा कि फैक्टर कॉस्ट में मान ली टैक्सेस सरकार ने और बढ़ा दिए, सरकार ने टैक्सेस और बढ़ा दिए, यहाँ पे 10 रुपए ले रही थी, अब यहाँ पे 20 रुपए लेने लग गई। तो अगर हम टैक्सेस बढ़ जाएंगे और सब्सिडी मान लीजिए नॉर्मल रहती है, थोड़ी बहुत बढ़ जाती है, उससे मतलब नहीं है, तो आंसर क्या निकल के आएगा, ज्यादा निकल के आएगा, जो कि पहले था अब उससे ज्यादा निकल के आएगा। तो इसका मतलब ये नहीं है, अगर ये ज्यादा निकला तो इसका मतलब ये नहीं है कि गुड ज्यादा प्रोड्यूस होने लगे। क्लियर है, इससे ये भी तो तब भी हो सकता है जब सरकार टैक्सेस बढ़ा दे। समझ रहे हैं, और सही से समझाती हूँ मैं, कोशिश करती हूँ और सही से समझाऊं कि मान लो फैक्टर कॉस्ट 5 रुपए थी, और सरकार जो है वो टैक्स लगा रही थी 2 रुपए और सब्सिडी माइनस कर रही थी 1 रुपए की। ठीक है, तो कितना निकल के आ रहा था, 5 2 7 और माइनस 1 मतलब 6 रुपए निकल के आ रहा था। ये था हमारा मार्केट प्राइस आम भाषा में। उसके बाद क्या हुआ कि 5 रुपए फैक्टर कॉस्ट है क्योंकि इतने ही गुड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। उसमें सरकार ने क्या करा कि 4 रुपए जो है वो उसने जोड़ दिया अपना टैक्स और माइनस कर दिया 1 रुपए सब्सिडी। तो अब कितना हो गया, 5 4 9 और माइनस 1 मतलब 8। अब ये मार्केट प्राइस 8 रुपए हो गया, 6 से बढ़ के 8 रुपए हो गया। इसका मतलब ये नहीं है कि गुड्स बढ़ गए, इसका मतलब ये भी तो हो सकता है ना कि टैक्सेस बढ़ गए। क्लियर है, तो जो आउटपुट है इकोनॉमी का ये दोनों में ही काम करेगा, मार्केट प्राइस में भी और फैक्टर कॉस्ट में भी। बट अगर हम ग्रोथ पर्पस के लिए बात करें कि कितना बढ़ावा हुआ है, अगर हम ग्रोथ पर्पस के लिए बात करें तो आउटपुट एट फैक्टर कॉस्ट इज कंसिडर। तो आउटपुट आप फैक्टर कॉस्ट पे लेके चलो, क्यों, क्योंकि अगर आप मार्केट प्राइस पे लेके चलोगे तो अगर टैक्सेस मान लो बढ़ जाते हैं तो मार्केट प्राइस भी बढ़ जाएगा, और मार्केट प्राइस बढ़ने का मतलब ऐसा नहीं होगा कि उसमें जो है आपके गुड्स बढ़े। ठीक है, तो इसमें जो कैलकुलेशन है वो काफी कंफ्यूजिंग हो जाती है, समझ रहे हो आप। तो इस वजह से आप फैक्टर कॉस्ट को लेके चलो, मार्केट प्राइस को लेके ना चलो। तो कंपैरिजन इजी से हो जाएगा। अब देख लीजिए, क्या मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट सेम हो सकते हैं। आपके दिमाग में आया होगा कि क्या ऐसा मैम आप बता रहे हो कि मार्केट प्राइस बढ़ा आपको दिखा देगा, फैक्टर कॉस्ट के बेसिस पे आप लेके चलो तो चीजें सही रहेंगी। तो क्या कभी ऐसा हो सकता है कि ये जो फैक्टर कॉस्ट है और ये जो मार्केट प्राइस है ये क्या कभी इक्वल हो सकते हैं, सेम हो सकते हैं। तो इसका सवाल होगा जी हाँ, बहुत सी एक्सेप्शनल ऐसे केसेस होते हैं जब टैक्सेस सब्सिडीज के बराबर हो जाएं, तो उस समय ऐसा होता है कि टैक्सेस और सब्सिडी जीरो हो गई तो फैक्टर कॉस्ट मार्केट प्राइस के बराबर हो गया। एग्जाम्पल के तौर पर समझाते हैं, फैक्टर कॉस्ट मान लो 10 रुपए है और इसमें सपोज करो कि ऐसा कुछ हो जाता है कि 5 रुपए इनडायरेक्ट टैक्स है और 5 रुपए ही सब्सिडी है, तो 5 माइनस 5 मतलब 0 हो गया, तो 10 प्लस 0 तो कितना आएगा 10। तो मार्केट प्राइस भी 10 हो गया और फैक्टर कॉस्ट भी 10 हो गया। तो ये ऐसे एक्सेप्शनल केसेस होते हैं जब ऐसा हो सकता है। क्लियर है, अब इतनी बात आप समझे ही थे कि हाँ हम फैक्टर कॉस्ट को अब लेके चलते हैं, लेकिन एक नया कॉन्सेप्ट आपके सामने आएगा, वो आएगा इन्फ्लेशन का। समझ रहे हैं, जहां पे हम ये खत्म करते हैं पैसे के टर्म में मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट से कंफ्यूजन के बाहर निकलते हैं, तो इसके चलते ही इन्फ्लेशन जो कॉन्सेप्ट है वो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक कॉन्सेप्ट है इन्फ्लेशन का, काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। मतलब इन्फ्लेशन क्या मतलब होता है, आप सुनते होंगे मार्केट में कितना इन्फ्लेशन है। क्या है इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन, दो कॉन्सेप्ट है। तो इन्फ्लेशन का मतलब होता है कि इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। मान के चलो अगर कोई सामान आप 10 रुपए का लेते थे और उसमें 10% का इंक्रीज आ गया तो अब वो 11 रुपए का बिक रहा है।
क्लियर है? अब वो सामान 11 रुपए का बिक रहा है तो इसका मतलब 10% से मार्केट में इन्फ्लेशन आ गया। अब इन्फ्लेशन आया तो आया क्यों? आया इस वजह से क्योंकि फैक्टर कॉस्ट में इंक्रीज आया। मान लीजिए लेबर की सैलरी बढ़ गई, मान लीजिए जो आप रेंट देते थे वो बढ़ गया, या आपके जो रॉ मटेरियल आपने लगाया उसका खर्चा बढ़ गया। तो अगर ऐसा कुछ भी होता है तो इससे फैक्टर कॉस्ट बढ़ेगी, और फैक्टर कॉस्ट बढ़ेगी तो जो गुड का प्राइस है गुड्स एंड सर्विसेज का वो भी बढ़ेगा। अब अगर गुड्स एंड सर्विसेज का प्राइस बढ़ेगा इसका मतलब है कि मार्केट में इन्फ्लेशन आया है, मतलब इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। लेकिन हमने क्या समझा था कि अगर फैक्टर कॉस्ट बढ़ रही है तो इसका मतलब हमारी ग्रोथ हो रही है। लेकिन यहाँ पे तो ऐसा नहीं है ना, क्योंकि आउटपुट तो यहाँ पे निकल नहीं रहा है। भाई आउटपुट कैसे निकलेगा? यहाँ पे ग्रोथ कैसे होगी? ग्रोथ होगी नहीं, क्योंकि आउटपुट तो उतना ही है ना। मान लो कमोडिटी 10 ही बन रही है, गुड्स 10 ही प्रोड्यूस हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जो आज 100 रुपए में 10 बनते थे अब वो 110 रुपए में 10 बन रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे फैक्टर कॉस्ट बढ़ गई है। समझ रहे हैं बात को? तो इसको, इस चीज को बोलते हैं इन्फ्लेशन। और अब इन्फ्लेशन ऐसा कोई ग्रोथ पे इफेक्ट ना डाले, क्योंकि अब दोनों ही कॉन्सेप्ट तो बर्बाद हो जाएंगे ना। मार्केट प्राइस पे भी आप कहोगे कि मैम इनडायरेक्ट टैक्सेस वगैरह लग जाते हैं, तो भाई वो उसमें भी कंफ्यूजन है। अगर हम फैक्टर कॉस्ट से निकालें तो मान लो इन्फ्लेशन हो जाए तो भी गड़बड़ है। तो आखिरकार हम ग्रोथ क्या करें निकालने के लिए? तो अगर मान लीजिए कुछ ऐसा सेंस आता है कि मतलब ऐसा कुछ इंक्रीमेंट होता है, तो हम इसको बराबर कैसे करते हैं? जीडीपी डिफ्लेटर से। क्या नाम है? ये जीडीपी देख लीजिए, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, और इसके आगे लगा दीजिए डिफ्लेटर। डिफ्लेटर से क्या होता है कि आउटपुट एट फैक्टर कॉस्ट जो है उसे हम कांस्टेंट प्राइसेस के सेंस में देखते हैं। मतलब कांस्टेंट प्राइसेस का मतलब होता है कि एक जैसे जो प्राइस चल रहे हैं उसके सेंस में देखेंगे। अगर कोई बढ़ोतरी हो रही है फैक्टर कॉस्ट में तो उसके सेंस में नहीं देखेंगे, तब जाके हम नॉर्मली चीजें निकाल पाएंगे। अब देखिए और चीजें हम समझाते हैं कि अगर हम मान लीजिए इन्फ्लेशन को ना एडजस्ट करें, ठीक है, और मान लीजिए कि जो आपका आउटपुट ग्रोथ निकल के आई है वो 9% आई है। अब आपने क्या करा कि भाई अरे वाह मेरा तो बढ़ गया, ग्रोथ तो हमारी 9% से हुई है इस बार। लेकिन लेकिन इन्फ्लेशन भी 9 ही परसेंट रहा है उस साल। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी ग्रोथ बढ़ी है, आपके सिर्फ और सिर्फ प्राइसेस बढ़ गए हैं, ग्रोथ नहीं बढ़ी है। और इसी को यहाँ पे क्या कहते हैं कि अगर हम इस तरीके से चीजें लेके चलेंगे तो काफी मिसलीडिंग हो जाएंगी, काफी कंफ्यूजिंग हो जाएंगी, कि हमें लगेगा कि हमारा प्रोडक्शन बढ़ रहा है, हमारी ग्रोथ बढ़ रही है, हम इकोनॉमी में ऊपर जा रहे हैं, लेकिन ऐसा होगा नहीं। एक्चुअली में प्राइसेस बढ़ रहे होंगे, ना कि आउटपुट बढ़ रहा होगा। समझ रहे हैं? तो जो इन्फ्लेशन का एडजस्टमेंट है ये काफी जरूरी हो जाता है, और इन्फ्लेशन के एडजस्टमेंट को हम लोग रियल बोलते हैं, है ना। और ऐसे क्या बोलता है? नॉमिनल होता है, तो यहाँ पे रियल बोलते हैं। रियल मतलब बिल्कुल असली, या एडजस्टमेंट करने के बाद जो चीज निकालेंगे तो आप रियल का मतलब असली नहीं होता है। मतलब आप इस तरीके से आपको समझाने के लिए बोलते हैं, आपको याद रहे कि अगर हम इन्फ्लेशन को एडजस्ट नहीं करते हैं तो गलत है, और इन्फ्लेशन को अगर एडजस्ट करते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं रियल। और ये काफी जेनरिक है। अब रियल ग्रोथ को एडजस्ट करा जाता है, इज एडजस्ट फॉर इन्फ्लेशन, वाइल नॉमिनल ग्रोथ को, जो नॉमिनल ग्रोथ होती है उसमें इन्फ्लेशन को एडजस्ट नहीं करा जाता। क्लियर है? इतनी बात यहाँ पे होती है। तो ग्रोथ बाय डेफिनेशन हैज टू बी रियल। अगर ग्रोथ की बात कर रहे हो, अगर आप कहते हो कि इकोनॉमी में कितनी ग्रोथ हुई है और इकोनॉमी में हम ग्रोथ लेके चल रहे हैं, तो आप उसको इस सेंस में लेके चलोगे कि वो रियल ग्रोथ है, ना कि नॉमिनल। क्योंकि नॉमिनल ग्रोथ में क्या होता है? नॉमिनल ग्रोथ में सब कुछ जोड़ दिया जाता है, तो सब कुछ यहाँ पे इन्फ्लेशन को नहीं जोड़ना है, इन्फ्लेशन को एडजस्ट करना है, और इन्फ्लेशन को एडजस्ट करने के बाद जो ग्रोथ निकलेगी वो निकलेगी रियल ग्रोथ, और यही असली ग्रोथ यहाँ पे होगी। समझ रहे हैं? अब सेम तरीके से नॉमिनल और रियल इंटरेस्ट रेट भी होते हैं, इनकम भी होती है नॉमिनल और रियल, वेजेस भी होते हैं, बट यहाँ पे कोई भी कॉन्सेप्ट नॉमिनल और रियल ग्रोथ का नहीं है, एज ग्रोथ बाय डेफिनेशन हैज टू बी एडजस्टेड फॉर इन्फ्लेशन। तो समझ रहे हैं? ग्रोथ की डेफिनेशन में यहाँ पे लेके चलोगे। अब देखिए यहाँ पे क्या है, जो ग्रोथ का मैंने वर्ड यूज करा है, ग्रोथ का वर्ड अगर हम इंडियन कॉन्सेप्ट में देखें तो आप कैसे बताओगे कि आखिरकार इंडिया में कैसे ग्रोथ हो रही है? तो देखो, अगर जीडीपी बढ़ी तो मतलब ग्रोथ है, तो जीडीपी घटी तो मतलब जो ग्रोथ नहीं है। तो जीडीपी वो तो हम देखते ही हैं। तो जीडीपी कैसे बढ़ी, किस चीज पे बढ़ी? तो जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट एट कांस्टेंट प्राइसेस। अब अगर आपने गौर से इस कॉन्सेप्ट को मेरा समझा होगा तो आखिरी में आप एकदम क्लियर हो गए होंगे कि जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट एट कांस्टेंट प्राइसेस, मतलब
फैक्टर कॉस्ट पे निकालेंगे क्योंकि हमने मार्केट प्राइस को अवॉइड करा है, पीछे हमने बताया क्यों अवॉइड करा है, और फैक्टर कॉस्ट ना बढ़ जाए और गड़बड़-सड़बड़ ना आ जाए इसलिए इसको कांस्टेंट प्राइसेस पे निकालेंगे। तो जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट एट कांस्टेंट प्राइसेस, इससे हम निकालेंगे इंडिया में कि कितनी ग्रोथ हुई है। ठीक है? अब पूरे ही भारत में अगर मैं बैठूँ तो जो जो ये काम करता है उसका वो डिपार्टमेंट का नाम है आपका सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, सरकार के अंदर है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर है, और ये क्वार्टरली बेसिस पे जीडीपी को निकालता है। वो तो हम देखते हैं ना क्वार्टर की बेसिस की जीडीपी, बहुत सारे लोग बताएँगे नहीं, नहीं सालाना जीडीपी निकलती है ना, तो ऐसा नहीं होता है, क्वार्टरली निकलती है। एक निकलती है आपकी मार्च में, क्वार्टरली का मतलब हर 3 महीने पे। एक निकलती है आपकी मार्च में, एक निकलती है आपकी जून में, एक आपकी सितंबर में और एक आपकी दिसंबर में। हर साल ऐसी 4 निकलती हैं और इससे हम पूरा निकालते हैं कि पूरे ग्रोथ क्या निकल के आया। और इसी वजह से हम अप्रैल से लेके मार्च से शुरू होती है ना, ये मार्च से निकलना शुरू होती है, मार्च, जून, सितंबर, दिसंबर, इसलिए हम मार्च के बाद क्या आता है अप्रैल, तो अप्रैल से लेके हम जो आपका मार्च का महीना होता है अगले साल का, इसलिए हम इसको फाइनेंशियल ईयर बोलते हैं। क्लियर है? और नॉर्मल हमारा कैलेंडर कैसे चलता है, जनवरी से लेके दिसंबर तक का चलता है। क्लियर है? सरकार वगैरह फाइनेंशियल ईयर को देख के चलती हैं, ना कि दिसंबर वगैरह को, ये जो आपका हमारा नॉर्मल होता है उसको लेके नहीं चलती हैं। क्लियर है? तो हमने ये सारे कॉन्सेप्ट देखिए किस तरीके से क्या निकलता है, क्या नहीं निकलता है। अच्छा, यहाँ पे 1 सेकंड। यहाँ पे हम इतना ही रखते हैं, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अपना प्यारा व्यू कमेंट बॉक्स में दीजिएगा ताकि मुझे पता तो चले कि आखिरकार ये वाली सीरीज़ आपको कैसी लग रही है। बाकी आप इन वीडियोज़ को फेसबुक पे भी देख सकते हो, सिर्फ आईएएस के नाम से पेज है, लाइक करके वहाँ देख सकते हैं। बाकी ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम सबकी आईडी के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप मुझे कहीं पे भी फॉलो कर सकते हो। जॉइन बटन को प्रेस करके आप मेरी जो है मेंबरशिप जॉइन कर सकते हो। आपको काफ़ी सारे पर्क्स मिल जाएँगे उसमें, और मुझे सपोर्ट भी आप दे सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर डिस्कशन। हैव अ वंडरफुल डे अहेड। टेक केयर।